अल्लाह से दुआ है कि हम सब खैरियत से हों, आज भी कल भी। और आज हम आपके साथ स्टार्ट लेंगे जनाब लेक्चर नंबर 7 बायोलॉजी में, जो कि हमारा चैप्टर 2 इस वक्त कंटिन्यू चल रहा है। तो उसका ये बॉटनी नहीं, जोलॉजी सेक्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम एनिमल पढ़ रहे हैं तो आइडिया है। बहरहाल, तो ये हम जोलॉजी सेक्शन में अपना लेक्चर नंबर 7 आज कंटिन्यू करना चाहेंगे। और कल जो हम डिस्कस कर चुके थे वो हमारी जी फॉर्म जो स्केलेटन सिस्टम में हमें नज़र आया था वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, आज हम अपने स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन रिलेटेड डिसऑर्डर या डिजीज आज हम इसकी बात करेंगे। इसका पहले अगर क्वेश्चन लेना चाहते हैं आप, अभी बच्चे मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारे तो अभी तक नज़र नहीं आ रहे, ऑलमोस्ट कुछ रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में भी क्वेश्चन उनको दे देंगे। तो आप अगर अपने पेज बुक 41 में आ जाएं तो वहाँ आप अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, और उसके अलावा अपने नोटबुक में अगर आप राइट कर रहे हैं तो नोटबुक पर राइट कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें हम 4 डिजीज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और इनमें पहली डिस्क स्लिप, उस पर आप लिख सकते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्क स्लिप, और ये 2014 में हमें नजर आता है। ठीक है, 2014 में हमें शॉर्ट नोट पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्क स्लिप। जबकि हमारे पास स्पॉन्डाइलोसिस का भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है हमसे। ठीक है, इसी तरह आर्थराइटिस का शॉर्ट नोट भी आपसे डिस्कस किया जाता है। स्पॉन्डाइलोसिस का शॉर्ट नोट यानी क्वेश्चन वही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पॉन्डाइलोसिस। और उसमें हमारा ये मेरे ख्याल से 13 में और 15 में शायद हमें ये नज़र आएगा, या कोई और साल होगा, लेकिन आपको बहरहाल 5 ईयर जब आप देखेंगे तो ज़रूर नज़र आ जाएगा। जबकि आर्थराइटिस पर शॉर्ट नोट जो है वो आपसे 12 में और 16 में, 2012 और 16 में आपसे पूछा गया। स्पॉन्डाइलोसिस जो है वो हमारे सप्ली में भी एक बार पूछा गया, मुझे याद आ रहा है। सप्ली में जब हम कॉपी चेक कर रहे थे तो वो भी वहाँ भी आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे ये डिस्कस करवा दिया जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाएगा डिस्क्राइब द डिजीज रिलेटेड विद skeleton या ह्यूमन skeleton, related with human skeleton, describe the disease related with ह्यूमन skeleton। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ये जो हमारी 4 डिसऑर्डर या डिजीज हैं ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो ये इन जनरल आपको पहले मैंने क्वेश्चन दे दिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नज़र आते हैं हमारे 5 ईयर से या इस टॉपिक से। टेस्ट की तैयारी होप सो के चल रही होगी, और पहला टेस्ट कंडक्ट किया आपने वो भी अच्छा गया होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद मेरा ख्याल मंडे ट्यूसडे को आपका, मंडे को एमसीक्यूज और ट्यूसडे को, और होप सो के सेकेंड वीक यानी नेक्स्ट कमिंग वीक में हम आपके साथ ही होंगे, और बहुत अच्छा काम आपसे और हमसे हो सकेगा पॉसिबल।
हम फिजिकली अपेयरेंस, जाहिर सी बात है वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऑनलाइन में भी अब थोड़ा सा चेंज होने के बाद मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी आदत हो गई थी, और आप लोगों को पता नहीं अभी हुई कि नहीं, लेकिन फिर भी बहरहाल ऑनलाइन में वो जो फॉल्ट है और जो प्रॉब्लम है वो ही हमारे इस पढ़ने के मज़े को थोड़ा सा ख़राब करते हैं। अच्छा जी, आ जाएं जी हम पहले अपने डिस्क स्लिप पर। तो डिस्क का मतलब क्या है? आपके पास जो वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है ना, तो वर्टेब्रल कॉलम बहुत अच्छी तरह आप देखेंगे फ्रॉग में, ठीक है, छोटी छोटी सी आपको नजर आएंगी और बहुत प्यारी प्यारी सी लगती हैं, स्पाइनी भी होती हैं उनमें, एक्सटर्नल उनका हाँ पार्ट्स भी निकले होते हैं, तो वो हमारी थोड़ी सी जाहिर से बड़ी होती। तो उनके जो गोल स्ट्रक्चर है, यानी जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकला, वो तो आउटसाइड ऑफ द सर्किल होगा। तो वो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसे हम डिस्क कहते हैं। जैसे आपने अपने कंप्यूटर के लिए शायद अब आप पता नहीं डीवीडी वगैरह देखते हैं, होती है, आपने कभी देखी कि नहीं? तो ये डीवीडी जो है वो हमारी डिस्क होती है ना। तो इस डिस्क का स्लिप हो जाना, स्लिप का मतलब बहुत ज्यादा अलग नहीं हो गया, बल्कि हल्का सा अपनी जगह से, यूं कह लें, क्या कहते हैं उर्दू में उसको, क्या, स्लिप कर गया। यानी स्लिप को उर्दू में पता नहीं क्या, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो बहरहाल, जैसे आप चलते चलते कभी कभी स्लिप होते हैं ना, और बैलेंस हो जाए आपका, है ना, तो आप सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। फिसल जाना जी, एक बच्चे ने हमें कहा कि उर्दू में कहते हैं फिसल। तो फिसल गए आप। दो तरह के फिसल सकते हैं आप। एक तो आप फिसले तो पूरे गिर गए जमीन पर, जिसमें या तो आपका बॉडी का कोई हिस्सा डैमेज होगा, चोट बहुत ज्यादा लगेगी। और एक आप जरा सा फिसले और आपने अपने आप को संभाल लिया। ऐसा ही कंडीशन हमारी डिस्क स्लिप में भी होती है। अभी हम पहले देखेंगे डिस्क स्लिप क्या है, ठीक है? थैंक यू। The vertebrae of our body are provided with intervertebral disc। तो वर्टेब्रल कॉलम जो हमारा पूरा बना हुआ है, उस वर्टेब्रल कॉलम में हमारे पास जो वर्टिब्री है, एक एक सिंगल हम बात करें तो वो सिंगल वर्टिब्री हमारी हमें प्रोवाइड करती है वर्टेब्रल डिस्क। एक दूसरे के ऊपर रखी होती है वो डिस्क। और ज्वाइंट को हम बहुत अच्छा डिस्कस करके आए, तो हमने कह दिया था बार बार, और आप भी समझ चुके हैं कि ज्वाइंट की जो दो बोन है उनका एक स्पेसिफाई एरिया है, पॉइंट है। उस स्पेसिफाई पॉइंट से वो जरा सा आगे पीछे हो तो फिर आपका ज्वाइंट हिलने जुलने का प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारी जो वर्टेब्रल डिस्क है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे बैलेंस अंदाज में मौजूद है। इट इज अ कुशन लाइक पैड। जिस तरह हमने अपने बोन, जो ज्वाइंट बोन थी उसके ऊपर देखा था कार्टिलेज लगा हुआ है ताकि वो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करे, और अपनी बोन को घिसने से, रब होने के बाद उसकी क्वांटिटी या उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब ना हो। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी वर्टेब्रल डिस्क जो होती है, डिस्क एक्चुअल कार्टिलेज की लेयर के साथ होती है। तो वो क्या करती है, वो कुशन प्रोवाइड करती है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है, जिससे हम कोई स्पेशल पैड लगा लें, कोई स्पंजी कोई चीज यूज कर लें, ठीक है। ये क्या करती है जी, विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग। मैंने आपसे कहा था कि शॉक आपका सिर्फ वही नहीं होता जब आप गिरे हैं, जब आप भाग रहे हैं, जब आप बहुत तेज, ठीक है ना, आप नॉर्मली मूवमेंट कर रहे हैं तब भी आपके जॉइंट पर शॉक रिलीज हो रहा होता, तो उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है हमारा सिनियोवल फ्लूइड।
इसी तरह से ये जो डिस्क बनाई गई है, ये डिस्क इसीलिए है कि जो चलते भागते दौड़ते जंप करते आपकी शॉक्स आपकी वर्टेब्रल कॉलम पर आ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। Any reason the ring of cartilage is broken and its position becomes weak, it is called disc। अब किसी भी वजह से, एज फैक्टर की वजह से, वीकनेस की वजह से, कोई एक्सीडेंट होने की वजह से, खुदा ना खास्ता हमारी डिस्क पर असर आ जाए, ठीक है, कार्टिलेज पर, तो उसे हम डिस्क स्लिप कहते हैं। मैं जैसे आपसे पहले कहा था कि आप जिस तरह स्लिप दो तरह से होते हैं ना, इसी तरह डिस्क स्लिप भी हम दो तरह से उसको मानते हैं। एक, अगर कोई फिजिकल ट्रॉमा हो गया बहुत शदीद, लाइक आप पायलट बन गए, नहीं बने डॉक्टर, और पायलट बनने के बाद आप जहाज उड़ा रहे हैं और जहाज क्रैश हो गया किसी वजह से, और इस तरह का क्रैश हुआ कि आपने लोगों को बचा लिया, आप अंदर ही थे और आपने उसको क्रैश किया इमरजेंसी लैंडिंग करके, लेकिन आप पर इतना जोर का झटका लगा है कि आपकी जो डिस्क है वो बिल्कुल ही डैमेज हो गई। अगर डिस्क डैमेज हुई तो उसके बीच में से गुजर कर जा रहा था क्या, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कट ऑफ हो गया। तो आपके जिस एरिया से, अगर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमारी 26 वर्टेब्री हैं, तो हमारी गर्दन से नीचे 2-4 वर्टेब्री के बाद आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड था वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपकी लोअर बॉडी पार्ट जो है वो अब आपके कांटेक्ट में नहीं रहा, आप उसको फील ही नहीं कर रहे होंगे फिजिकली, आप उस एरिया को यानी उस बॉडी हिस्से को, लोअर पार्ट को बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हुआ, ये है हमारी स्लिप बहुत ज्यादा हो गई, गिर गए हम। इसी तरह स्लिप बहुत, ट्रॉमा जो हुआ, जो चोट जो लगी वो बहुत हाईली रप्चर कर गया और उसने स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज कर दिया, ठीक है जी। लेकिन अगर यही फिजिकल ट्रॉमा कम हुआ है तो वो स्पाइनल कॉर्ड पर कोई डैमेज नहीं आया, प्रेशर आ गया होगा, दब गया, प्रेशर आ गया, लेकिन वो टूटा नहीं, तो फिर हमारी बॉडी, लोअर बॉडी हमारे कंट्रोल में रहेगी। हाँ, ये कि उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो भी प्रेशराइज हुआ है आपके वर्टिब्री, या फिर वो आगे पीछे थोड़ी सी पोजीशन उनकी कहीं हल्की सी चेंज हुई है, तो उसे सबको सेटअप वापस करना पड़ेगा, उसका फिर पूरा ट्रीटमेंट चलता। तो जो कार्टिलेजस रिंग है वो रप्चर हो सकती है या डिस्प्लेस हो सकती है। डिस्प्लेस का मतलब मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वो नहीं है कि बिल्कुल ही अलग हो जाए। डिस्प्लेस का मतलब यहाँ वर्टेब्री के अंदर मैं खास तौर पे कहूँ, बिल्कुल मामूली सा, माइन्यूट सा, यानी के भी छोटे से पार्ट की बात करें आप, और ज्यादा अगर हुआ तो मैंने अभी आपको कहा कि अगर ज्यादा हुआ तो फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को ही रप्चर ना कर, फिर हमारे साथ ये होगा कि हम अपनी बॉडी के लोअर बॉडी पार्ट को, या जहाँ तक वो रप्चर हुआ है उससे नेक्स्ट हमारा वो हिस्सा बिल्कुल हमारे कंट्रोल में भी नहीं होगा और हमें महसूस ही नहीं होगा कि ये हमारे साथ है भी कि नहीं। इसका इफेक्ट क्या होता है, एक्सर्ट प्रेशर अपॉन अ स्पाइनल नर्व। सबसे पहला काम, जब ये हल्का सा डिस्प्लेस हो जाए या कोई ट्रॉमा फिजिकल हो गया है, तो ये प्रेशराइज करता है स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स को। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं उनको कहा जाता है स्पाइनल नर्व, ठीक है ना। आपकी आवाज मेरी चले गई है, तो बाकी सबको तो आ रही है कि नहीं, सबके पास सुनी आवाज गई? दो चार बच्चे बताएं जी, आवाज आ रही है सबको, क्योंकि एक बच्चे ने मतलब थोड़ी सी कंप्लेन की है कि आवाज नहीं आ रही। आ रही है तो ठीक है, फिर ये ठीक है जी, थैंक यू। हमारे इस
बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इनको मैसेज कर दूं जी, आप जो है वो चेक योर साइट। ठीक है, तो आ रही है सबको आवाज, आपको नहीं आ रही, आप उसको रिकनेक्ट करें या वायर वगैरह को अपने चेक करें। ठीक है जी। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांचेस निकलती हैं टू कवर द होल बॉडी पार्ट्स, तो उसे कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो या तो उन पर स्पाइनल नर्व पर प्रेशराइज कर देता है, वो प्रेशर आ जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है और हम अनएबल टू मूव, हमारी मूवमेंट हम नहीं कर पाएंगे, हिल नहीं पाएंगे। यानी जहां अगर आपका 8-9 वर्टेब्रा पे ये प्रेशर बना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस 8-9 के गिर्द आपको पेन हो रहा है, नहीं, पूरी बॉडी, यानी जो आपकी बेस, क्योंकि एक्सेल स्केलेटन था ना ये, तो पूरी बेस ही आपकी पेन हो रहा होगा और आप हिलना जुलना आपके लिए बहुत पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो ये इसका बहुत इफेक्ट होता है सीवियर पेन के साथ, और प्रेशराइज कर देता है ये। अब इसके ट्रीटमेंट को आप देख लें कि ट्रीटमेंट हम इसका जो है वो, चूंकि कोई इतना ऐसी जगह नहीं है कि हम उसे प्लास्टर कर दें। होता है ना, जब हड्डी बोन टूट छूट जाती है तो प्लास्टर कर देते हैं, तो आपका वो एरिया कवर हो जाता है। अब ये कमर है और उस एरिया में अभी कोई डैमेज भी नहीं हुआ, और हम उसे प्लास्टर नहीं कर सकते ना, ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। तो पहला हम जो काम स्टेप लेते हैं ट्रीटमेंट में, वो टेक प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट ऑन हार्ड बेड। तो उसको ये जो सॉफ्ट बेड है, लाइक स्प्रिंग मैट्रेस है या फोम मैट्रेस है, ये उसके हटा दिए जाते हैं और उसे लकड़ी का हार्ड बेड दिया जाता है कि जी आप इस पर बेड रेस्ट करें, दिन में भी और रात में, क्योंकि वो टोटली बेड रेस्ट पे जाएगा। उसका काम तो वो कोई कर नहीं सकता ना, कोई क्लास तो नहीं ले सकता, पढ़ नहीं सकता, और मूवमेंट वो ज़्यादा कर नहीं सकता। तो उसको टोटली बेड रेस्ट पर रहना पड़ता है जब तक कि ये ट्रीटमेंट जारी रहेगा। ठीक है। उसके अलावा उसे यूज पेन किलर हेल्प टू रिपेयर डिस्क स्लिप। तो उसे हम पेन किलर देते हैं डिफरेंट टाइप्स की, कुछ और मेडिसिन देते हैं कि वो रिपेयरिंग की तरफ चला जाए, डिस्क अपनी जगह वापस अपने आप को कवर अप करे। ठीक है। फिर जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ऑपरेट का, ऑपरेट हम उस सूरत में करते हैं जब हमारे पास ये बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि हमें खतरा हो गया है कि ऐसा ना हो कि कुछ देर मूवमेंट होने के बाद इसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाए। तो उससे पहले हम इसको ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेट में हम उसके रॉड लाइक एक पूरा स्क्रू और रॉड लगा देते हैं उस जो इफेक्टिव हमारी वर्टेब्री है ना उस पर, और उसको कवर या सहारा देते हैं नेक्स्ट और लोअर जो वर्टेब्री है उनसे। स्क्रू ऐसा तो नहीं ना बाहर लगा दिया, बल्कि उसका सहारा कहाँ से मिलेगा, उसको सहारा वहीं से मिलेगा जो 2-3-4 ऊपर नीचे की वर्टेब्री है, उन्हीं के साथ अटैचमेंट कर। बेड रेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा लेना पड़ जाता है, 3 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा केस कैसा है। ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्क स्लिप की आपके सामने पोजीशन थी। मैंने शायद बताया है या नहीं बताया, लेकिन अब दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमारी कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज या डिफॉर्म्स, इस तरह की कोई भी चीज आपके सामने आए नोट लिखने के लिए, तो आप अपनी बात को हेडिंग वाइज दिखाएं। जैसे हमने यहाँ शो किया, एक एक चीज को अलग अलग कर दिया। आप चाहें तो उसको पैराग्राफ लिख दें, लेकिन फिर मैंने आपसे कहा, कल भी बताया था शायद, कि एक पैराग्राफ लिखने का मतलब है कि हमें एक एक चीज ढूंढनी पड़ेगी कि भाई इसने डिस्क्रिप
की डेफिनेशन लिखी, भाई इसने कॉज लिखा, इसने इफेक्ट लिखा, ट्रीटमेंट लिखा, तो हमें पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। और जहां आपने हमें परेशान किया वहां हम आपको परेशान करते हैं, मतलब एज अ एग्जामिनर बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो एक एक हेडिंग, अगर आप हेडिंग नहीं लगाना चाहते, आपको टाइम का इशू है, तो आप पॉइंट्स करके अलग अलग कर, वो भी इजी हो जाता। हमें नजर आ रहा होता कि यार हर न्यू लाइन जो है वो न्यू फिनोमिना को, न्यू सब्जेक्ट को शो कर रही है, तो हमें पता चल जाएगा पहली लाइन डेफिनेशन है, दूसरा कुछ कॉज है या फैक्ट है या ट्रीटमेंट है। ठीक है। सेकेंडली हम बीमारी या जो डिजीज है उसकी बात करते हैं, स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस इज अ deformity of the joint of two vertebrae of the neck where the space between the two adjacent vertebrae। अब ये क्या है जी? ये वो है जिसको हम सर्वाइकल वर्टेब्री कहते हैं। इट मोस्टली टेक्स प्लेस इन द सर्वाइकल वर्टेब्री। और इसमें हम कहते हैं कि जी इसका जो ज्वाइंट है गर्दन का, सर्वाइकल वर्टेब्री कौन सी होती, जो हमारी गर्दन में है, वो यहाँ पे भी डिस्क स्लिप ही रही है ना। ये भी किसी एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, या कोई आपका रेगुलर वर्क ऐसा है जिसमें आपकी गर्दन किसी खास एंगल पर रहती है, तो उसकी वजह से भी स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है। ठीक है। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, यानी कि डिस्क का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होता है, लेकिन उतना डैमेज नहीं होता जितना डिस्क स्लिप में हम काउंट करते हैं, थोड़ा कम। हाँ, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि वो डिस्क या वर्टेब्री जो है, वो दो वर्टेब्री कोई सी भी सर्वाइकल में से वो हिल गई है, इधर उधर हो गए। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कॉज हो सकती है कोई वायरल इन्फेक्शन। डिस्क स्लिप में वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, यहाँ पर हमारी स्पॉन्डाइलोसिस में किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन भी इन्वॉल्व। मेंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार का नाम सुना है कभी? तो उसको कहते गर्दन तोड़ बुखार है, लेकिन उससे गर्दन टूटती नहीं है, वो उर्दू में हमने उसकी मीनिंग बना रही। वो एक्चुअली आपकी गर्दन पर उसका असर हम देखते हैं ना, जब उसकी यूं कह लें कि सिम्टम्स, साइंस को काउंट किया ना, सिम्टम एंड साइन एंड सिम्टम्स को, तो उसमें एक काउंट साइन ये भी है कि अगर पेशेंट हाई फीवर के साथ है और हम आइडिया लगाना चाहते हैं कि यार इसे मेंजाइटिस तो नहीं, तो हम उसकी गर्दन को थोड़ा सा उठाते हैं, जैसे तकिया रखते हैं नीचे, तो वैसे रख के थोड़ा सा उठा देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है उसको गर्दन में। वो निशानी है कि उसे स्पॉन्डाइलोसिस नहीं है, बल्कि उसे हमारी क्या है, मेंजाइटिस है, यानी गर्दन तोड़ बुखार। ठीक है। तो वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ स्पॉन्डाइलोसिस जो है वो भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। बुखार बुखार नहीं चढ़ेगा, लेकिन कोई और वायरल इन्फेक्शन में हमारे साथ ऐसा हो सकता है। अच्छा जी, जो एक क्वेश्चन है टू, तो सर ए और बी में डिफरेंस क्या हुआ? ए और बी मतलब, अच्छा 1 नंबर और सेकंड बी यानी स्पॉन्डाइलोसिस। इसमें डिफरेंस ये हुआ कि बेटा डिस्क स्लिप जो है वो होल वर्टिब्री में हमारी ज्यादातर काउंट की जाती है लोअर साइड पर, और स्पॉन्डाइलोसिस में हम कहते हैं कि टू वर्टिब्री ऑफ बिटवीन द सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच जो कोई भी हमारे साथ हैं, है ना, तो वो उसमें ऐसे कोई दो आपस में जो एक दूसरे से एडजस्ट हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो। यहाँ डिस्क स्लिप जो है ना, डिस्क स्लिप का मतलब है कि वर्टिब्री स्लिप हो गई, कॉमनली अगर आप कहना चाहें, तो यहाँ भी कॉमनली वही होगा, डिस्क स्लिप ही हुई है। ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेसिफाई क्या किया जाएगा,
अगर वो डिस्क सर्वाइकल में हुई है तो फिर हम उसे स्पॉन्डाइलोसिस का नाम देंगे, और जर्नल हुई है तो हम उसे डिस्क स्लिप कहेंगे। वो किसी वायरल इन्फेक्शन में नहीं होगी, ये मे बी वायरल इन्फेक्शन से भी स्पॉन्डाइलोसिस हो। इसी तरह इंजरी कोई भी हो जाए, जैसे वहां फिजिकल ट्रॉमा हुआ था, यहाँ पे भी कोई आपको चोट चोट लग सकती है। कोई बॉल, फुटबॉल खेल रहे हैं आप, किसी ने बहुत जोर से फुटबॉल मारी और आपके सर पे लगी और गर्दन आपकी हिली, बहुत ज्यादा जोर से झटका लगा। बाइक पे आप जा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा जोर से, मतलब आपकी जो सस्पेंशन है बाइक की वो अच्छी नहीं है, और आपकी बाइक जो है आपको बहुत जोर जोर से झटके देती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आपको स्पॉन्डाइलोसिस हो जाएगा। एज फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, उम्र का हिस्सा इन्वॉल्व होता है। अब उम्र का हिस्सा डिस्क स्लिप में भी हो सकता है, ठीक है। उसमें हमारी कार्टिलेज रप्चर होना पॉसिबल है, यहाँ पर कार्टिलेज का रप्चर होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डिस्क की डिस्प्लेसमेंट जरूर हो जाएगी हल्की सी, और मे बी अगर कार्टिलेज डैमेज हुई है वो किस सूरत में होगी, फिजिकल ट्रामा की सूरत में। लेकिन वायरल इन्फेक्शन हुआ तो कार्टिलेज पर कोई असर नहीं होगा। छोटी मोटी इंजरी हुई है, यानी जैसे मैंने भी मिसाल दी, फुटबॉल आपके सर पर लगी और आपकी गर्दन ने एकदम झटका लिया, बाइक पर आप सस्पेंशन बाइक की या कार की सस्पेंशन आपकी अच्छी नहीं है, और कार की सस्पेंशन से तो नहीं होता क्योंकि गर्दन पे इतना प्रेशर नहीं आता, मगर वो कमर पर प्रेशराइज करती है, तो उस सूरत में आपकी डिस्क में यानी जो सर्वाइकल की है उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर स्पॉन्डाइलोसिस आपके लिए हेरिडिटी भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारी एज के साथ साथ हमारे जो विरासत है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। विरासत में ये हो सकता है कि हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, वीक है। अच्छा, ये वीक जो होता है ये बचपन से नहीं हो सकता ना, 40-50 साल की उम्र के बाद। कुछ लोगों को स्टोन जो किडनी में बनता है वो भी हेरिडिटेबल है, बिला वजह बन रहा है, वो ना छालिया खा रहे हैं, वो ना लीफली वेजिटेबल खा रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें फॉस्फेट ज़्यादा हो या एसिड्स ज़्यादा हो, मगर उनके फिर भी बनेगा। इसी तरह यहाँ पर भी स्पॉन्डाइलोसिस भी हेरिडिटेबल डिजीज में काउंट होता है, सबको नहीं, किसी को भी हो सकती है। यानी अब उसको ना कोई झटका लगा, ना उसको कोई चोट लगी, ना उसके कुछ और हुआ, और उसके जो है वो गर्दन में पेन हो रहा, जाके चेक किया जब तो पता चला कि जी वो स्पॉन्डाइलोसिस है, सर्वाइकल वर्टिब्रा पर प्रॉब्लम आ गई। इसका इफेक्ट भी सेम एज इट इज हमारी डिस्क स्लिप की तरह, मगर थोड़ा कम है। मैंने आपसे पहले कहा कि दिस इज प्रेसिंग द नर्व इमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड रिजल्ट इज सीवियर पेन। कहाँ पेन होगा, यहाँ पे गर्दन में होगा, नेक में, शोल्डर में और अपर लिम्ब में। यानी कि आप चल फिर सकते हैं, उसमें तो आप हिल भी नहीं सकते, यानी चलना फिरना दूर की बात। इसमें आप चल फिर सकते हैं लेकिन आपकी गर्दन में दर्द हो रहा होगा, आपके शोल्डर में और आपके बाजुओं में, अगले बाजू, अपर लिम्ब, ठीक है। तो ये उसमें आप डिफरेंस भी बन डाल सकते हैं या बना सकते हैं। अब उसके लिए आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो वो एक आसान सा ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम बेड रेस्ट पे नहीं जाते। उसमें क्या था, टोटली बेड रेस्ट आपको करना पड़ेगा। आप घूमना फिरना दूर की बात है, आप बेड रेस्ट से उठना भी सिर्फ आपको, अगर डॉक्टर ने कह दिया नहीं जी उठ भी नहीं सकते आप, तो आप अपने जो एक्सक्रीशन है उसके लिए भी फिर आपको बॉटल लगा दी जाएगी परमानेंट, और आप लेटे रहेंगे। और आपको मूवमेंट करनी है, डेफिनेटली लेटे हुए बंदे को भी थोड़ा सा मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो किसी के सहारे से मूवमेंट करने और उसको फिर टेक्निक बताई जाएगी कि भाई आपको किस तरह अपने पेशेंट को मूव करवाना। ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ा और मूव करवा दिया, नहीं, बाकायदा उस एरिया को कवर अप करना पड़ेगा कि वो हिले ना अपनी जगह।
जिस जगह पे भी ये डिस्क स्लिप हुआ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पेशेंट आराम से चलता फिरता है, बाइक भी चला लेता है, मगर क्या करना पड़ता है, यूज ऑफ हार्ड कॉलर। देखा होगा कभी कभी आपने किसी शख्स को कॉलर गर्दन पे उसके एक प्लास्टिक का कवर लगा होता, तो वो हार्ड कॉलर होता, तो वो उसकी गर्दन को, उस सर्वाइकल वर्टिब्रा को अपनी जगह पर पहले डॉक्टर फिक्स करते हैं उसकी पोजीशन पर, और फिर उसको कॉलर लगा देते हैं। ठीक है, और यूजुअली हम उसके साथ उसको पेन किलर दे देते हैं ताकि वो दर्द वगैरह ना हो। ठीक है जी। तो ये आप अगर डिफरेंस इसमें काउंट करना चाहते हैं तो ये हमारे डिफरेंस भी मैंने आपको दिखा दिए। ये हम देख सकते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या है। ये हमारा नॉर्मल पोजीशन, ये हमारे नर्व्स हैं जो निकल कर जा रही थी। ठीक है, अब इस डिस्क के गैप को हम देखें अगर, तो उस गैप ने क्या किया है, उस गैप ने इन नर्व्स के ऊपर प्रेशर बना दिया। ये देखें, ये रेड कलर आपको शो हो रहा है, तो उन्होंने प्रेशर बना दिया है। आज मुझे लग रहा है कुछ नेट की कनेक्टिविटी हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम कर रही है, कुछ बच्चे बेचारे परेशान हैं, बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। बार अल्लाह से दुआ है कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम फिजिकली बैठे हों। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन होती है जो मैं आपको बता रहा, नॉर्मली ये देखें गैप है, अब ये मूवेबल है, आप मूव कर रहे हैं तो उतना गैप वहाँ मौजूद रहेगा। लेकिन अगर ये पोजीशन खराब हो गई तो ये गैप को प्रेशराइज करेगी और नर्व प्रेशराइज होंगे। ठीक है जी, बात करते हैं जी नेक्स्ट। आपको जो रियल एक एक्सरे है वो भी आपके सामने है। ये तो हमारा एक ड्राइंग है जो आपको दिखाई जा रही, ये रियल एक्सरे आपके सामने, और ये शो कर रहा है कि जी ये क्या हुआ है, ये दोनों का इंटरनल गैप क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने प्रेशराइज कर दिया। वो साइड का प्रेशर है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है थोड़ी सी और हल्की सी पोजीशन चेंज होने पर वो नर्व पर प्रेशर कर रही है। और ये क्या कर रही है, ये एक दूसरे के ऊपर जो इन्होंने इनकी पोजीशन थी उसमें प्रेशर डेवलप हो गया, और ये नर्व हमारी प्रेशराइज होकर बाहर निकली हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो स्पॉन्डाइलोसिस में ज्यादातर ये केस आपको नजर आता है। तो फिर हम कॉलर लगाते हैं तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठा देते हैं, तो अब वो जब ऊपर उठती है तो ये जो प्रेशर है वो रिलीज होता है, और फिर डिफरेंट मेडिसिन देकर इसे अपनी स्पाइनल कॉर्ड की ये जो फॉर्मेशन हुई थी इसको रिलीज किया जाता, तो ये सेटअप में आ जाती है। ठीक है जनाब, अब हम चलते हैं जी हमारे पास थर्ड वन जो डिसऑर्डर है वो है आर्थराइटिस। डायग्राम हमारी आपके सामने है, इसे हम, चूँकि आर्थराइटिस को हमने पहले भी थोड़ा सा डिफाइन किया था, कहाँ, जब हमने कहा था जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर के अलावा ये हमारे डिफरेंट और भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। आर्थराइटिस इज inflammatory or degenerative disease that damage joint। ये इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है इन्फेक्शन हो जाना किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस या किसी केमिकल की वजह से, तो इन्फ्लेमेशन हो जाना। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने, यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में यकीनन, अगर लास्ट चैप्टर पढ़ा था, वो इम्यून सिस्टम याद है, बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो उस इन्फ्लेमेशन जो होती है उसमें हमारे पास यही मसला होता है कि जी किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई केमिकल है जो हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो या तो जॉइंट को डैमेज कर देता है या उसकी पोजीशन में जो उसकी सिन्योवल फ्लूइड है उसे खराब कर देता है।
ठीक है ना, या हमारी ये जो कार्टिलेज की लेयर थी इसको कुछ खराब कर देता। ज्यादातर हमारे पास जो इन्फेक्शंस हैं, लाइक ये यूरिक एसिड का क्वांटिटी बड़ी होती है, और यूजुअली हम उस क्वांटिटी को कभी चेक नहीं करते, यानी बहुत मामूली सी बड़ी रहती है वो हमारी 30+ की एज में, और उसको देखा नहीं जाता, और वो फिर मामूली क्वांटिटी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है हमारे जॉइंट्स के अंदर, और 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद वो फिर हमारे जॉइंट में पेन की शक्ल में हमें महसूस होता। फिर आइडिया होता है हमें कि यार ये तो दरअसल आर्थराइटिस ना हो जाए। ठीक है, अब अगर क्रॉनिक हो जाए तो उस आर्थराइटिस को ऑस्टियो आर्थराइटिस का, यानी वो बोन में पेनिट्रेट कर गया है और बोन को खराब कर दिया है। क्रॉनिक का मतलब होता है कोई भी बीमारी अपनी शिद्दत में बहुत ज्यादा हाई हो जाए, बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए, उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक हो गया। एक आर्थराइटिस है, स्टार्ट हुआ है, सिंपल है, और अगर वो क्रॉनिक हो गया तो इसका मतलब है कि वो बहुत आगे तक पहुंच गया है, और उसका कवर अप करना उसको थोड़ा सा देर लगेगी, टाइम लगेगा, फिर वो कवर अप होगा। जैसे हमें ये हाथ नजर आ रहे हैं, इन हाथों की फिंगर्स का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो ये क्रॉनिक आर्थराइटिस है। अगर नॉर्मल आर्थराइटिस होता तो फिंगर्स की स्ट्रक्चर्स में ऐसी खराबी पैदा नहीं होती। ठीक है जी। सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, पेन एंड लिमिटेड फंक्शन ऑफ जॉइंट, यानी कि एक तो दर्द हो रहा है, फिर वो पेन हो रहा है, उसके साथ साथ ज्वाइंट जो है ना वो लिमिट में आ गया बहुत ज़्यादा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी 1-2 रोज पहले ही मेरे जो नी है उसके अंदर प्रॉब्लम आई अचानक से, वो प्रॉब्लम ठीक हो गई अब तो खैर 1-2 दिन में ही, लेकिन वो मेरी जो नी थी वो लिमिट में आ गई थी, यानी ज्वाइंट को बहुत ज़्यादा मैं मूव कर नहीं कर पा रहा था, पेन की वजह से। पेन होगा तो जाहिर सी बात है कि हम उस ज्वाइंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, है ना, मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते। बच्चे ने एक ने कहा जी ऑस्टियो ऑर्थराइटिस को रिपीट कर दें, तो आर्थराइटिस अगर हमारा क्रॉनिक हो जाए, यानी उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए, जिस तरह के ये शदीद हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्टियो आर्थराइटिस, बोन का या हड्डी का आर्थराइटिस। तो सिम्टम एक नंबर हमारा पेन एंड लिमिटेड फंक्शन, दूसरा इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट, सॉइल हो सकता है ज्वाइंट, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मवाद बन सकता है, ठीक है ना, इन्फेक्शन, कोई डेड सेल उसमें फॉर्म हो सकते हैं, या स्टिफनेस हो गई, सख्त हो गया, फूल गया, रेडनेस हो गई, लाल कलर का आपको वो नजर आ रहा है, लाल कलर नजर आ रहा है, तो उसका मतलब उसके अंदर में भी के इन्फेक्शन जो है वो बन रहा हो, और वो जो डेड सेल्स होते हैं वो बन सकते हैं। कॉज इसके हम बात कर चुके हैं पहले भी, हेरिडिटरी डिजीज है ये, तो वरासत में भी पॉसिबल हो सकता है, या फिर हमारी ये किसी वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, और उसके अलावा कोई इंजरी अगर हो गई है, कोई चोट चोट लग गई है उसकी वजह से, या उम्र का तकाजा है, बुढ़ापा आ गया है, तो उसमें भी हमारा आर्थराइटिस हो सकता है। या फिर हमारे वही मैंने आपसे कहा कि हम यूजुअली अपने आप को देखते नहीं हैं, और ना अपने टेस्ट रेगुलर साल में एक बार करवाएं, ऐसा कुछ नहीं करते, तो एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम बिटवीन टू बोन, दो बोन्स के दरमियान कैल्शियम की डिपोजिशन जो है वो कुछ ज़्यादा हो गई, तो वो भी हार्डनेस पैदा कर देगी बोन्स के ज्वाइंट। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका मेडिसिन है, लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इसका चलता है, और वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चलेगा इसकी डिजीज के ऊपर, कि डिजीज की वजह क्या, क्या यूरिया है, यूरिक एसिड है, कोई चोट है, उम्र है, कैल्शियम है, वायरल इन्फेक्शन है, ये सब पहले टेस्ट करना पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा, फिर उसके साथ ही फिर
उसी टाइप की हम मेडिकेशंस करते हैं। ठीक है, मेडिकेशंस के साथ साथ स्पेसिफिक एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी आपको करना होती है, करवाना होती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ये जॉइंट मूवेबल रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेगा, और अगर ये एक ही जगह पर मूवमेंट इसकी रुक गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। डाइट बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे, मैंने आपसे पहले कहा कि वजह पहले हम तलाश करनी पड़ती है कि वजह क्या थी। वजह तलाश करने के बाद फिर हम डाइट प्लान बनाते हैं। जैसे यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ था तो फिर हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाएंगे जिसमें यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कम से कम हो या ना हो, और हम बॉडी से भी उसको यूरिक एसिड को निकालना चाहेंगे। नंबर 4, रिप्लेसमेंट ऑफ इफेक्टिव ज्वाइंट बाय आर्टिफिशियल ज्वाइंट। ये सबसे आखिरी ट्रीटमेंट होता है। जैसे लाइक हमारी नी है, शोल्डर है, बॉल है शोल्डर की, हेड है शोल्डर का, तो ये बिल्कुल आखिर में हमें ये करना पड़ता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है कि अब हम उसे मेडिसिन से रिकवर नहीं कर सकते। तो आजकल वो प्लास्टिक के सिलिकॉन के बने हुए ये जॉइंट आ रहे हैं, और उन जॉइंट को फिर लगा दिया जाता है न्यू एज अ आर्टिफिशियल। तो वो आपके काम करते हैं, और बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं। आपको ना पेन होता है ना कुछ होता। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपसे पहले कहा कि ये हमारी बिल्कुल एंड की आखिरी हद है। जो सर्जरी की जाएगी ना वो बिल्कुल एंड में की जाएगी, पहले नहीं की जाएगी। पहले कोशिश की जाएगी कि हम मेडिकेशन से ही अपना काम चला लें और उसी से हमारा रिकवर हो जाए। फोर्थ वन है, हम थोड़ा सा इसको देख लें, फिर नमाज का ऑलमोस्ट टाइम भी होने वाला है, और आज बच्चे भी कुछ डिस्टर्ब हैं। हाँ, नेट की वजह से शायद है, या कोई और मसला है। ठीक है, थर्ड वन हमारी, सॉरी फोर्थ वन हमारी है शाइटिका। हमने जो है वो एक्चुअल डिस्क स्लिप को अंडर द स्पॉन्डाइलोसिस को अंडर द डिस्क स्लिप किया हुआ है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप फोर्थ वन शाइटिका लिख दें या 3-1 शाइटिका लिख दें। Sciatica is the common type of pain affecting the sciatic nerve. Sciatic का लफ्ज किसने पढ़ा? Sciatic, हाँ? पढ़ा किसी ने? अच्छा, चलें आप पहले ये सोचें कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में शाइटिक को कहाँ पढ़ा था। पहले नमाज भी पढ़ लें, ठीक है, हम भी नमाज पढ़ लें, और नमाज पढ़ने के बाद आपसे पूछते हैं कि आपको याद आया फर्स्ट ईयर में शाइटिका कहीं पढ़ा है। ठीक है जी, चले नमाज पढ़कर हम आते हैं 10 मिनट में। सा का नाम देते हैं जी, वो तो ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसे अर्कुन निसा का नाम दिया जाता है। ठीक है, लोअर साइड ऑफ वर्टिब्री होती है शाइटिका नर्व। वर्टिब्री के लोअर साइड पर इन्होंने कहा शाइटिका नर्व होती है। एक आंसर है, होती तो है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने शाइटिका फर्स्ट ईयर में कहाँ पढ़ा था? मेरा सवाल ये था आपसे कि फर्स्ट ईयर जब आप 1947 में फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे तो उस वक्त आपने शाइटिका कहाँ पढ़ा था, ये पूछना था। कौन बता रहा है जी, जल्दी से। जो लोग अवेलेबल हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे और मतलब नमाज पढ़ के आ चुके हैं, इस वक्त 17 पार्टिसिपेंट है, और 17 में से एक ने मुझे कहा कि लोअर साइड ऑफ द वर्टिब्री होती है शाइटिका। एक ने कहा जनाब नेक्स्ट आंसर हमारे पास है लेग पेन। मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में शाइटिका का लफ्ज आपने कहाँ पढ़ा था? आपने ठीक कहा, लेग पेन होता है, सही है बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल है कि फर्स्ट ईयर में शाइटिका कहाँ पढ़ा था आपने? हाँ जी, मेरा ख्याल से आप लोगों को याद नहीं आ रहा। ये तो याद है कि शाइटिका पेन होता है, लेग पेन होता है वर्टिब्री, लोअर वर्टिब्री के नीचे थाइस की तरफ हम बात करते हैं इसको।
और चले जी, मुझे ही बताना होगा वरना टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। एक्चुअल आपने पढ़ा था जब प्रैक्टिकल कर रहे थे ना आप लोग, डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग कर किया था, तो शाइटिक आपने वेन निकाली थी, है ना, शाइटिक आर्टरीज निकाली थी, तो आपने वहां देखा होगा आपको कट लगाना पड़ा था उसकी थाइस में, और वहां आपने इनर साइड पर जाकर इसको बोन के साथ फाइंड किया था। जो बोन है ना, यानी जो फीमर है, लेग की बोन, उसके साथ आपने इसको फाइंड किया था। ठीक है, तो वही हमारी उसके साथ ही शाइटिक नर्व भी चल रही होती है, और ये शाइटिक आर्टरीज जो हैं वो हमारी वेन्स, वो उसके साथ साथ ये नर्व है। तो शाइटिक नर्व को ये इफेक्ट करती है। शाइटिक नर्व या तो प्रेस हो जाए, ठीक है, या अपनी जगह से थोड़ी सी रिफॉर्म हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो ये पूरा जो पेन है वो पेन आपकी थाइस से, पाँव से शुरू होकर और आपके कमर तक जा रहा होता है। इवन कि आप झुक कर रुकू करना, सजदा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसकी कॉज में हमारे पास जो स्पाइनल कैनाल है, ठीक है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की बाहर कैनाल निकल रही, और वो डिफरेंट उनकी पोजीशन जा रही होती है लोअर एब्डोमेन में टुवर्ड्स द लोअर बॉडी पार्ट्स, वो हमारी कहीं ना कहीं से जो शाइटिक नर्व है वो थोड़ी सी नैरो हो गई। कोई भी वजह हो सकती है इसकी नैरो होने की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जनाब हमारी वो डीजेनरेटिव डिस्क हो, यानी जो हमारी डिस्क स्लिप हुई थी ना थ्रू आउट द वर्टिब्री, तो कहीं पर लोअर वर्टिब्री डीजेनरेटिव हुई है और उसकी वजह से हमारी जो स्पाइनल नर्व है शाइटिक, वो डिस्टर्ब हो गई। तो ये अपर साइड ऑफ द लोअर लिम, जो लोअर लिम का ऊपरी हिस्सा है, यानी आप उसे अपनी लास्ट वर्टिब्री के नीचे वाले पार्टीशन की बात कर लें, तो वहां से भी ये शाइटिक नर्व का पेन आपको मिल जाएगा उस सूरत में कि जब हमारी डीजनरेटिव डिस्क हुई है या हमारा स्पॉन्डाइलोसिस हुआ है। ठीक है, स्पॉन्डाइलोसिस से इसका क्या ताल्लुक? स्पॉन्डाइलोसिस से इसका ये ताल्लुक है कि नर्व, अभी आप आगे जाकर हम चैप्टर 3 में बात करेंगे अपने नर्वस सिस्टम की, तो उसमें हम जाकर देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि जनाब हमारे पास जो है वो दो तरह के नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। एक केमिकल नर्व्स, ठीक है, और एक हमारे जो नर्व्स हैं जो ब्रेन से डायरेक्टली हमें स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कैनाल्स की, नर्व्स की। उनमें हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस जो काम कर रहा होता है, वो कैनाल सिस्टम से थ्रू ही काम कर रहा होता है, और वो पूरी हमारी होल वर्टिब्री में से, यानी सर्वाइकल से लेकर हमारी आखिरी कॉक्सिक्स में से जो है वो नर्व्स निकल रही होती हैं, जो हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन को कवर अप करती हैं, सेंस ऑर्गन को कवर अप करती हैं, उनकी अटैचमेंट है। तो इसी तरह से अगर हमारी सर्वाइकल की वो नर्व जो लोअर एब्डोमेन की तरफ बढ़ रही है, आगे जा रही है, बिल्कुल लास्ट जो सर्वाइकल होता है ना वहां से निकल रही होती है, तो वो भी हमारी स्पॉन्डाइलोसिस भी फॉर्म कर सकती है, और हमारी शाइटिक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। शाइटिक नर्व डैमेज बाय द निडल ऑफ इंजेक्शन, या तो कोई निडल, ड्रग्स यूज करने वाले होते हैं ना जो लोग, तो इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये पहले तो अपने हाथों को डैमेज करते हैं, वो लगा रहे होते हैं इंजेक्शन इंट्रावेनस, तो इसके हाथों की जो वेन्स है ना, वो इतनी बेचारे को निडल लग चुकी होती हैं कि अब उनमें जगह नहीं बचती। फिर ये अपनी निडल लगाते हैं लोअर साइड पर, यानी कि जो लोअर लिम्स हैं, पाँव, उनकी जो जो नर्व, इनको वो वेन्स नजर आ रही हैं, वो भी खराब हो जाती है। फिर ये होगा कि निडल लगाएंगे
और वो वेन स्वाइल हो जाएगी, ब्लड बाहर आ जाएगा। तो अब ये वो उसको यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट जो अपना ड्रग है वो ब्लड में डालना होता। अब इनके पास एक ही रास्ता बचता है, और वो मेन रास्ता है हमारा शाइटिक जो वेन है वो, और वो होती है थाइस के इनर साइड पर। तो ये क्या करते हैं, ये वहां यूज करते हैं, ये मोटी नर्व वेन होती है। और इसके साथ ही मैंने आपसे कहा कि शाइटिक नर्व भी है, जो बोन के साथ साथ फीमर के बोन के साथ साथ चल रही है, ठीक है ना। तो इंजेक्शन लगाते हुए जरा सी गलती से वो डैमेज कर देते हैं उस नर्व को, और फिर वो शाइटिका में मुब्तला भी हो सकता है। कभी खुदा ना खास्ता किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए, किसी भी कोई भी रीज़न हो, तो उसे अगर हॉस्पिटलाइज किया जाता है और देखा ही जाता है कि जी उसे कोई भी आर्टरी या वेन उसकी नज़र ही नहीं आ रही, वो गायब हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया है, किसी वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है, बहुत स्लो चल रहा है। तो आर्टरीज और वेन्स ही आपको नजर आती है ना आपके हाथों में, पाँव में, तो ये भी गायब हो जाती है। अब वो निडल कहाँ लगाई जाए, इंजेक्शन कहाँ लगाया जाए, तो फिर वो इंजेक्शन लगाया जाता है हमारे एक पूरा चैनल होता है जिसमें 4 से 6 लाइनें लगने की जगह होती है, उसे उठाकर शाइटिक वेन में लगाया जाता है। शाइटिक वेन एक मोटी वेन होती है, ये टेक्निक होती है, और जो एक्सपर्ट होता है वही इसको सही तरह से कर सकता है, वरना वही होगा कि शाइटिक नर्व डैमेज ना हो जाए। तो इसके लिए वो एक्सपर्ट आदमी जो कि आईसीयू में हमारे काम कर रही होती हैं, नर्सेस या वार्ड बॉय, वही इसको परफॉर्म कर सकते हैं, या डॉक्टर खुद परफॉर्म करता है। अच्छा जी, एक बच्चे ने कहा सर तो वो निडल क्यों लगाते हैं? निडल वो बेटा इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने ड्रग्स यूज करनी है, ड्रग्स लाइक जो हमारी नारकोटिक्स होती हैं, ठीक है, तो हेरोइन या दूसरी चीजें, तो वो नारकोटिक्स जो यूज करने वाले लोग हैं वो एक्चुअली जब सिगरेट से पीते हैं ना, या किसी और चीज से, तो उनकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, जैसे आप अगर कोई नॉर्मल मेडिसिन यूज करें ना, पेन किलर, और आपने पेन किलर खाई तो रोजाना एक पेन किलर खा रहे हैं, 4-6 महीने बाद पता चला कि यार एक पेन किलर खाने से मेरा तो पेन खत्म ही नहीं हो रहा, तो आपने 2 कर दी, अगले कुछ अरसे बाद आपको 4 खानी पड़ेंगी, ऐसे हमेशा क्वांटिटी बढ़ती चले जाती। तो जो ड्रग्स यूजर्स हैं उनकी क्वांटिटी में भी इजाफा होता है, उनको नशा करना होता है। अब उनको नशा जो है वो सिगरेट या दूसरी चीज़ों से डालकर मज़ा नहीं आ रहा, बहुत पुराने हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए। अब वो डायरेक्ट इंजेक्शन में भर के, सिरिंज में भर के, और अपनी ब्लड में डायरेक्ट उसको इंट्रावेनस लगाते हैं, उनको फिर मज़ा आता। अब ये मज़ा भी फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए बड़ा तबाहकुन हो जाएगा, क्योंकि वो कितनी जगह पर अपने बार बार इंजेक्शन लगाएंगे। लेकिन जब तक वो लगा रहे होते हैं, सो लगा रहे होते हैं हाथ पाँव में, उसके बाद जब वो सारी वेन्स उनकी डैमेज हो जाती हैं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो फिर उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी शाइटिक वेन में इंजेक्शन लगाएं। ठीक है जी। सिम्टम्स हमारे पास हैं जी, पेन इन रेयर और लेग, लेग में बहुत ज़्यादा पेन होगा, लोअर साइड पर हमारे पेन होगा, बर्निंग और टिकलिंग लेग्स, यानी ऐसा लगेगा कि हमारी लेग जल रही हैं या उनमें ट्विचिंग बार बार हो रहा है। वीकनेस या नमनेस हमें नज़र आएगी, ऐसा लगेगा कि जी हमारा जो लेग है वो बहुत ज़्यादा कुछ सॉफ्टनेस सी उसमें आ गई है और कमज़ोरी हो गई है। डिफ़िकल्टी मूविंग हो जाएगी, आपको चलने फिरने में परेशानी हो जाएगी। और ये पेन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी गायब हो जाए कभी नहीं, बल्कि चलता रहेगा ऑन वन साइड ऑफ द रेयर। ठीक है। अ शूटिंग पेन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्टैंड अप, और इतना पेन आपको होगा, मैंने उससे पहले कहा कि आप अपने रुकू करना या सजदा तो बहुत दूर की बात है, रुकू करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ट्रीटमेंट इसका
बेंडिंग हम उसको रोकते हैं कि जी बेंड ना करें, आप अपनी बॉडी को कोई बहुत भारी चीज ना उठाएं, सॉफ्ट जगह पर आपको बैठना होगा, चेयर जो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी कम हाइट पर होनी चाहिए। ठीक है, जमीन पे नहीं बैठ सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची या नॉर्मल जो हमारी ये चेयर है इस वक्त उससे थोड़ी सी कम। उसके साथ हम मेडिकेशंस उसको देते हैं डिफरेंट, और वो पेन रिलीफ करना होता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज होती है, यानी फिजियोथेरेपी की जाती है, और फिर ये ट्रीटमेंट उसका मुकम्मल होता है। और अगर लास्ट में हमारे ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए तो फिर इसकी सर्जरी इन द एंड में हमारी करनी पड़ जाती है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा पैल्विक गडल है, ये हमारा ह्यूमरस है, ये हमारी नर्व्स आ रही हैं, ठीक है, निकल कर, और इन नर्व में से ये नर्व गुजर कर हमारी थाइस के ऊपर जाती है, यानी ये बाहर निकाली, ये यहाँ से जा रही है। ये देख रहे हैं, इमेज बना हुआ है इसका, ये पूरा ये इसका इमेज है, ये जो पूरी साइड में ये एक्चुअल पोजीशन है, और ये इसका इमेज आपको दिखाया गया है सेपरेट करके। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो ये बिल्कुल बोन के साथ साथ रनिंग होती है इसकी, तो इसलिए बोन पर डैमेज होने या कोई गड़बड़ होने की वजह से हमारी शाइटिक नर्व में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई हमारी डिसऑर्डर्स या डिजीज की। अब हम बात करते हैं फ्रैक्चर। कॉमनली हम जैसे हड्डी का डैमेज हो जाना या हड्डी का टूट जाना कहते हैं, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, तो वो हड्डी का टूट जाना आपका फ्रैक्चर ऑफ बोन कहलाता है। ठीक है, अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भी हमारी चोट लग सकती है हमें, और सीवियर चोट भी हो सकती है, नहीं अगर एक्सीडेंट बहुत बुरा हो गया है, या एक्सीडेंट कम हुआ है तो कम चोट लगी है, हड्डी कम टूटेगी, और अगर सीवियर एक्सीडेंट हुआ है तो डेफिनेटली हड्डी की डैमेज ज़्यादा हो जाएगी। और हड्डी अगर कम टूटी है, हम उसे बाल आना भी कहते हैं। बाल आना, बाल आने का मतलब हड्डी डैमेज नहीं हुई, यानी टूट कर दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हुई, बल्कि उस पर एक हल्का सा क्या आ गई है, एक दरार सी आ गई है ना, एक बाल जिसे आप कहते हैं आना, वो निशानी है कि जी हड्डी का ऊपरी हिस्सा यानी अपर लेयर है वो थोड़ी सी डैमेज हो गई। अब फ्रैक्चर को रिपेयर करने के हमारे पास कई तरीके हैं, डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कितना बड़ा हुआ। ठीक है, अगर बाल छाल छोटा सा आया तो उसको हम नॉर्मली प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक बाकायदा स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग बनाकर लगा दी जाती है, और फिर ऑलमोस्ट अगले 3 महीने तक, बल्कि 6 हफ्ते तक, यानी कि उसको मूवमेंट नहीं होनी चाहिए उस एरिया में, और फिर हम उसे यूज कर रहे होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही होती है। बोन फ्रैक्चर को अगर बहुत ज्यादा हो गया तो रिपेयर इज सर्जरी टू फिक्स अ ब्रोकन बोन यूजिंग प्लेट्स। अब अगर बोन इतनी डैमेज हो गई कि वो सेपरेट हो गई है, उसके टुकड़े हो गए, पीस हो गए, तो फिर हमें प्लेट्स लगानी पड़ जाती हैं, नेल्स लगाने पड़ जाते हैं, स्क्रू या पिंस लगानी पड़ जाती हैं, रॉड लगानी पड़ जाती है। ये उस सूरत में जब हमारी जो बोन है वो बिल्कुल क्या हो गई, पीसीज में डिवाइड हो गई। 2 पीस में हुई है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, वो तो हम एक दूसरे के ऊपर बोन को, अपने पीसीस को रखेंगे और बोन अपने आप को रिपेयर करेगी। लेकिन अगर 4-5 पीस बन गए, ठीक है, तो फिर उन पीसीस को रखने के बाद उन पीसों के साइड में या तो रॉड लगा दी जाती है, या बिटवीन उनके रॉड लगा दी जाती है, या और उसके साथ फिर स्क्रू लगाकर उसको पैक कर दिया जाता है। अब ये जो लग गई रॉड, ये यूजुअली तो यूज होती है कि हम इसे निकालते नहीं है, लेकिन अगर पेन होने लग गया किसी वजह से, रॉड डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर हम इसको निकाल भी देते हैं। अब सबसे पहले जब हमारा बोन ब्रेक होता है किसी भी वजह से, किसी ट्रॉमा, किसी एक्सीडेंट, किसी, आपने देखा ऊंची हील पहन ली चले और आपकी फ्रैक्चर हो गया, आपकी नी में बहुत ज्यादा गिर गए थे आप, चोट लग गई थी, तो किसी भी वक्त जब भी फ्रैक्चर होता है तो हमें कभी कभार आइडिया नहीं होता कि यार फ्रैक्चर हुआ भी है कि नहीं।
आइडिया कहाँ होगा, अगर आपकी जो हड्डी पर चोट लगी और वो हड्डी का जो एरिया है वो सॉइल होने लग गया और आपकी मूवमेंट उस पार्ट की जो है, पाँव है या हाथ है जो भी है, उसकी मूवमेंट उस एरिया की बहुत लिमिटेड हो गई, तो ये फर्स्ट साइन होता है कि आपको फ्रैक्चर हुआ हुआ है। फिर आप एक्सरे कराएंगे तो वो उसका फिर क्लियरली पता चल जाता है। तो जब हमारी बोन ब्रेक होती है, व्हेन अ बोन ब्रेक द टिश्यू आल्सो सीवियर द ब्लड वेसल्स रनिंग डाउन द लेंथ ऑफ द बोन। ये क्या करता है, हमारा वो टिश्यू जो इस बोन की आसपास है वो ब्लड को कवर अप करता है और ब्लड को रनिंग करता है इस टूटी हुई बोन के आसपास। Blood leak out of these veins and quickly form a clot called fracture hematoma। क्या बात हुई, ये ब्लड हमारी बॉडी ने निकाला है जानबूझकर, खुद से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ये फ्रैक्चर किसी एनिमल में होता तो वो तो बेचारा डॉक्टर के पास नहीं जाता ना, ना उसको कोई एक्सरे करवा रहा है ना उसे प्लास्टर करवा रहा है, अगर कोई फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं या फ्री एनिमल की बात कर रहे हैं। तो नेचर ने क्या किया है, नेचर ने वहाँ एक प्रोसेस पूरा बनाया हुआ है और उस प्रोसेस में ये होता है जैसी बोन डैमेज होती है, ब्रेक होती है, तो उसके आसपास के टिश्यूज अपनी जितनी भी वहाँ से वेन्स गुजर रही हैं वहाँ से ब्लड को लीक करने लग जाते हैं और ब्लड लीक होकर एक क्लॉट बना लेता है, इसीलिए आपकी वहाँ स्वाइलिंग हो जाती है। जो मैंने आपको कहा ना कि सिम्टम ये है कि स्वाइलिंग हो जाएगी वो जगह, तो वो हीमाटोमा की वजह से स्वाइलिंग होती है। ठीक है, दिस हेल्प टू स्टेबिलाइज द बोन एंड कीप बोथ लाइंड अप फॉर मेंडिंग। क्या होगा, ये क्यों किया गया, ताकि आपकी बोन को स्टेबिलाइज किया जाए और हमारी बोन जो है वो दोनों की दोनों लाइन अप रहें, अपनी जगह पर रहें और उनको दोबारा से रीमॉडलिंग की जा रहा हो या मेंडिंग किया जा रहा हो। तो ये नेचर ने हमारे खुद ही कर रखा। ठीक है, इसके बाद यानी ये जब हीमाटोमा फॉर्म हो जाता है, स्वाइलिंग हमें नजर आने लग जाती है, तो वो हमारी बोन को अपनी पोजीशन पर कायम रखने की कोशिश करता है। अब अगर वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हमारी ये कवर अप हो जाता है हीमाटोमा और आप सुबह जब उठते हैं तो आपका पाँव सॉइल हुआ हुआ आपको नजर आया था, तो आप बोलते हैं यार ये तो क्या हो गया। ठीक है, रात को या शाम को जब एक्सीडेंट हुआ हो सकता है उस वक्त सॉइलिंग ना हो, सुबह आपकी सॉइलिंग हो और मूवमेंट में कमी आ जाए। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा हीमाटोमा कन्वर्जन होती है इनटू कैलस। कैलस फॉर्मेशन जो होती है वो ग्रेजुअली होती है और आफ्टर सेवरल डेज द फ्रैक्चर हीमाटोमा डेवलप हार्ड टिश्यू। तो जो हीमाटोमा बना था वो ब्लड क्लॉट था, तो वो सॉफ्ट था, लेकिन उसने स्टार्टिंग ही कर दी कि हमारी बोन को रीफॉर्म होने के लिए फर्स्ट स्टेप प्रोवाइड कर दिया, स्टेबिलाइज कर दिया। अब सेकेंडली ये ग्रेजुअली होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा और हीमाटोमा के वहाँ हार्ड टिश्यू फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ सॉफ्ट कैलस। एक कैलस बनेगा, कैलस का लफ्ज आपने पढ़ा था हमारे किसमें, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि आपने देखा कि अगर बाहर से हम किसी स्टेम का बाहर का जो बार्क होता है, आउटर एपिडर्मल, उसको अगर हम स्क्रैच कर दें तो वहां पे से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, वो लिक्विड निकलकर उस स्क्रैच वाली जगह को फिल कर देता है, तो उसे क्या कहते थे, कैलस। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, हीमाटोमा जो है वो बना और उसने फिर कन्वर्जन किया इनटू कैलस। यहाँ पर जो कैलस फॉर्मेशन हुई है उसके बाद वहाँ सेल कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट जो फॉर्म बने हैं सेल हीमाटोमा से, वो कहलाते हैं फाइब्रोब्लास्ट। बिगन प्रोड्यूसिंग फाइबर ऑफ कॉलिगन, कॉलिगन फाइबर के प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। द मेजर प्रोटीन इन बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू, आपने पढ़ा था कॉलिगन फाइबर होता है हमारी हड्डी में जो कैल्सीफाई होकर हड्डी को, बोन को सख्त करता है।
तो सबसे पहले कोलेजन फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, जो फाइब्रोब्लास्ट कहाँ से बनेंगे, हीमाटोमा से बनेंगे। द मेजर प्रोटीन हमारी कोलेजन फाइबर ही होती है जो बोन्स को हार्डनेस प्रोवाइड करेगी आगे चलकर टाइम टू टाइम। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिज द गैप बिटवीन द टू पीस ऑफ बोन। दिस कैलस जनरली लास्ट फॉर 3 वीक्स। तो अगले 3 हफ्तों में ये कैलस फॉर्म होगा और ये दो बोन्स के दरमियान, हड्डियों के दरमियान जो गैप आ रहा था टूटने की वजह से, उस गैप को फिल कर रहा होगा, बोन मैरो को फॉर्म कर रहा होगा कोलेजन फाइबर। उसके साथ साथ जो इंटर कनेक्टेड हमारा नेटवर्क था पूरा बोन का, वो फॉर्म हो रहा होगा। फिर बाहर की जो आउटर लेयर है बोन की, वो फॉर्म हो रही है। तो 3 परतें यूजुअली हमें, 3 लेयर्स हमें नजर आती हैं, वो तीनों लेयर्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। ये हमारे सामने हम बात कर रहे थे, जो ये फॉर्मेशन फर्स्ट, यहाँ हमारी बोन ब्रेकअप हुई है और इस ये ब्लड के जो वेन्स थी आसपास, उन्होंने ब्लड को रिलीज किया और ब्लड के रिलीज होने पर ये फॉर्म हो गया हीमाटोमा। ठीक है। फिर उसके बाद हीमाटोमा ने आगे अगले 3 हफ्तों में इंटरनल कैलस फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर उसके अंदर फाइबर टिश्यूज, कार्टिलेज, इनकी फॉर्मेशन। और साथ ही साथ आप देख लीजिए ब्लड की न्यू वेसल्स, क्योंकि भाई जब ये डैमेज हुआ, ये कट हुआ, तो ब्लड वेसल्स भी आपस में से कट हो गई, टूट गई। एक मजे की बात बताऊं, अल्लाह करे इंशाअल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला आपको एक सर्जन बना दे, बहुत अच्छा सा एक्सपर्ट। तो आप अगर जितना डीप होके मेडिकल साइंस को पढ़ेंगे ना, उतना ही अल्लाह के करीब तरीन होते चले आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कुछ सर्जन के अलावा, जो सर्जन्स हमारे इस वक्त एक्सपर्ट सर्जन्स हैं, चाहे वो किसी भी एनाटॉमी का हो, आप देखिए कि वो बाकायदा तौर पर नमाज और दूसरी चीज़ों के बहुत करीब है। क्योंकि वो जब सर्जरी कर रहा होता है ना, तो बार बार सर्जरी करने के बाद उसको अल्लाह की, मतलब एक एक चीज नेचर की बनाई हुई, वो उसके नजदीक तरीन जा रहा होता है। और फिर वो बोलता है यार ये पता नहीं कैसे बनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मसलन मैं कहूँ कि जी एक हमने कट लगाया सर्जरी करने के लिए, स्किन काटी, इंटरनल मेम्ब्रेन काटी और ऑर्गन काटा और उसको क्या कर दिया, जो भी करना था उसके साथ किया, और फिर हमने उसकी स्टिचिंग कर दी। क्या जो हमने स्किन के अंदर, जो इंटरनल स्किन थी, जो ऑर्गन की स्किन थी, क्या उसकी आर्टरीज जो उसके अंदर से चल रही हैं, उसकी वेन्स जो चल रही हैं, उसकी न्यूरॉन्स जो चल रहे हैं, क्या हमने उनको ज्वाइन किया? नहीं किया, उसको तो हम कर ही नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोपिकली है। उनको कौन करेगा ज्वाइन? उनको नेचर खुद करेगी ज्वाइन। तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा हो कि हमारी न्यू ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो गई। ठीक है, नई ब्लड वेसल्स, ये पुरानी जो थी वो कट ऑफ हो गई थी, और कट ऑफ होने के नतीजे में उन्होंने कैलस फॉर्मेशन किया था। और कैलस फॉर्म हो गया जब, तो अगले कुछ दिनों के बाद सेकंड स्टेप हमारा शुरू हो गया, और वो है हमारा क्या, कि कैलस फॉर्मेशन हो जाए। ये कैलस अगले 3 वीक तक चलेगा और बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है। हार्ड अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो ये कोलेजन फाइबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलस दो तरह से नजर आ रहा है आपको, एक एक्सटर्नल बोन के बाहर, ताकि वो बोन को अपनी पोजीशन पर रखे, और एक बिटवीन द बोन, ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारे बोन मैरो, कोलेजन फाइबर और ये अपर जो स्किन की लेयर है, उसको ये ज्वाइन कर रहा होगा। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स हमारी न्यू फॉर्मेशन होकर ज्वाइन कर रही होंगी एक दूसरे को, तो वो जो कट ऑफ हुआ है वो दोबारा रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगले कुछ वक्त, जो 3 हफ्ते के बाद होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है और हार्डनेस की तरफ, उसे हम कहते हैं बोनी कैलस। ऑस्टियोब्लास्ट जो अब सेल्स हैं हमारे बोन बनाने वाले, वो मूव इन एंड प्रोड्यूस बोन सेल्स, ट्रांसफॉर्मिंग द कैलस इनटू अ बोन कैलस।
अब वो क्या करने लगते हैं, वो ये थोड़ा सा हार्ड करने लग जाते हैं किसको, नॉर्मल कैलस को, तो वो कहलाता है बोनी कैलस, बोन कैलस, क्योंकि अब ये सख्ती इसको देगा और हमारी बोन्स जो है वो, दिस हार्ड शेल लास्ट 3 to 4 मंथ, तो अगले 3 से 4 हफ्तों में ये बनेगा, तो 6 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट टोटल। ठीक है, 3 हफ्ते कैलस की फॉर्मेशन, वेन्स आर्टरीज का आपस में जुड़ना, और उसके बाद अगले 3 हफ्ते हमारे ये हो गए जिसमें हार्ड कैलस बन रहा होगा, तो ये फिर टोटल हमारी बोन को रिपेयर करेगा। देन द बोन टू इंटर द फाइनल स्टेज ऑफ हीलिंग, इसके बाद हमारी बोन जो है वो फाइनल स्टेज में, यानी उसकी अपनी जो असल शक्लो सूरत है, स्ट्रक्चर है, उसकी रीमॉडलिंग कर दी जाएगी। अब ये प्रोसेस हमारा जो है वो नेचुरल हमारा चल रहा है। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ इसके आउटर साइड पर, यहाँ बाहर स्किन के बाहर, हमने सिर्फ इसको कवर अप कर दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर करना जिसे कहते हैं, तो हमने सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस बांधकर छोड़ दिया, अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, अंदर ये बोन की रिपेयरिंग ऑटोमेटिकली चल रही होगी। और इन लास्ट remodeling, the excess material on the outside of the bone remodel the callus, और ये फिर रीमॉडलिंग कर देगा हमारी बोन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फ्रैक्चर बोन का आपके सामने था। बोन रिपेयरिंग शॉर्ट नोट के तौर पर हमारे पूछ ली जाती है आपसे। ठीक है जी, तो ये हमारा आज के लिए टॉपिक ऑलमोस्ट एंड, टाइम हो चुका है। ठीक है जी, ये प्लास्टर का फंक्शन सिर्फ एक सवाल है कि जी सर प्लास्टर का क्या फंक्शन होगा इसमें। प्लास्टर का फंक्शन ये होगा कि जनाब ये जो बोन है ये अपनी जगह को छोड़े ना, ये अपनी जगह पर रहे, ताकि ये अगर जगह छोड़ दी इसने, यानी लाइक कि ये बोन जो है हमारी, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा इधर आ गया साइड में, तो बोन ये वाली अलग हो जाएगी, तो ये रिपेयर तो तब भी होगी, लेकिन बोन के अंदर गैप तो फिल हो जाएगा, मगर उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो अब मिसाल के तौर पे अगर ये ह्यूमरस है तो आपको चलने में परेशानी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस बोन को जो ये डैमेज हुआ है इसको एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से रख के, डॉक्टर करता है उसको, देखता है बाकायदा यहाँ से हाथ लगाकर कि जी बोन बाहर तो नहीं निकल रही, वो पता चल जाता है, और फिर उसे बिठा कर, जिसको बोन को बिठाना कहते हैं, वो बिठा कर फिर इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की ड्रेसिंग कर दी जाती है। ठीक है जी, तो ये आज हमारा यहाँ तक है, और कल इंशाल्लाह इससे आगे हम टॉपिक पर चलेंगे जिसमें हम टिश्यूज डिस्कस करेंगे, और टिश्यूज में हम शायद आपको वही बात है कि प्रीवियसली जो आप पढ़ चुके हैं वो बहुत सारी बातें आपको दोबारा से नजर आएंगी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल फिर जिंदगी रही और नेट हमारा आपके साथ रहा तो ज़रूर मिलेंगे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो रख लीजिए अपने पास, कल आज इसको नोट करके, तो कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी टाइम पूरा हो गया। ठीक है, मैंने देखा नहीं था टाइम, वरना मैं अपना टाइम रख लेता। ओके जी, अल्लाह हाफिज।